जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत आप मेरा बेटा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली दर्पण तथा लेंस। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली दर्पण तथा लेंस, जिसका दोस्तों ये लेक्चर नंबर बेटा 23 है। अर्थात कहने का मतलब है इसके पहले बेटा हमारे लेक्चर कितने हो चुके हैं 23, यानी कि इसके पहले बेटे 22 लेक्चर हो चुके हैं। जिन छात्रों को 22 लेक्चर देखने हैं वो बेटा हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सारे के सारे लेक्चर देख सकते हैं। आपको लेक्चर नंबर 22, 21, 20, 19 और 80 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी आसानी से देख सकते हैं। यदि दोस्त आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज का बेटा मोटिवेशनल कोटेशन है, क्यों बैठे हो तुम आराम से, क्यों बैठे हो तुम आराम से, यही वक्त है कर लो पढ़ाई जी जान से, यही वक्त है कर लो पढ़ाई जी जान से, सफलता नहीं मिलेगी आराम से, सफलता नहीं मिलेगी आराम से। यदि आप सोच रहे हैं कि हम सुबह आराम से या शाम को आराम से, दिन भर टहलेंगे आराम से, बात समझ पा रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी लगन के साथ, उम्मीद के साथ पढ़ाई करनी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सफलता को भूल जाइए, और यदि आप आज आराम करेंगे तो कल आपको क्या होगा आपके साथ वो आप खुद सोचिए और अपने पर विचार कीजिए कि आज हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहा क्यों बैठे हो तुम आराम से, अब आराम से नहीं बैठे। यदि अब आप आराम से बैठ गए तो जिंदगी भर आगे क्या होगा, कभी भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए आप इस समय आराम से नहीं बैठिए। क्यों? क्योंकि आपका इस समय पढ़ाई करने का समय है। यदि आप इस समय पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे क्या होने वाला आप खुद विचार कर सकते। यही वक्त है कर लो पढ़ाई जी जान से। जो ये समय चल रहा, आप लोग जो इस समय गुजर रहे हैं जिस वक्त से, यदि आप इस वक्त पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर नहीं अग्रसर हो रहे हैं, दूसरे कामों में अपना मन लगा रहे हैं, तो 100% आप क्या सफल नहीं होने वाले हैं। और यदि आप लगन, मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी लगन से कार्य कर रहे हैं, तो 100% मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का बेटा मुख्य टॉपिक बेटा हमारा है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। क्या बेटा? पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर के लिए, आपके पेपर में लॉन्ग में आता है और 5 नंबर ये क्वेश्चन आपको दिला के जाएगा। कितने नंबर बेटा? 5 नंबर। तो आज ही आपकी मुख्य हेडिंग है पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए न्यूटन का पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। बात समझ में? क्या? पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। बेटा आप लोग कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, नोट्स साथ में बनाते रहें, जिससे क्या आप लोगों को आसानी से आगे पढ़ने में आसानी हो। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपके नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं, जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज का मुख्य टॉपिक है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मैं चित्र बनाने जा रहा हूं, आप चित्र की ओर ध्यान से देखिए, उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है, देखिए बेटा, ये हमारा बेटा उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस बेटा होगा? उत्तल लेंस। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ये बेटा इसकी क्या हो गई? अक्ष हो गई। ये क्या हो गई बेटा? इसकी अक्ष हो गई। इसको क्या बोले आप बेटा बोलेंगे? ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। एक उत्तल लेंस ले लिया जिसकी ये अक्ष हो गई, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु बेटा रखते हैं हम, ए बी। मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु बेटा कौन सी रखते हैं? ए बी रखते हैं।
एक वस्तु बेटा कौन से रखते हैं, ए बी रखते हैं। और आपको पता है जो हम वस्तु ए बी रखते हैं तो इससे एक प्रकाश की किरण क्या जाएगी हमारी, समांतर जाएगी। एक प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, समांतर जाएगी। और आपको पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है उसको लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। आई होप समझ में आया। तो ये बेटा हमारा क्या होगा, लेंस का द्वितीय फोकस F2 होगा। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी चीज बेटा ध्यान से देखिए, आपको पता एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। तो एक प्रकाशीय किरण गुजारो यहाँ से, कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र। तो ये हमने प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार दी। दोनों कहीं पे काटेंगे आगे आके, इसको और आगे बढ़ाओ तो देखो दोनों प्रकाश की किरणें कहीं ना कहीं काट रही। और आपको पता है जब दो प्रकाश की किरणें आपस में काटती हैं, जब दो प्रकाश की किरणें आपस में काटती हैं तो इमेज वहीं बन जाती है, यानी कि प्रतिबिंब वहीं पे बन जाता है। और इन दोनों की इमेज बेटा यहाँ पे बन गई। कैसी, उल्टा। कौन सी, ए डैश बी डैश। क्या इमेज बेटा हमारी कैसी बनी जाके, ए डैश बी डैश बनी जाके। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। कहने का मेरा मतलब था मुख्य अक्ष पर एक बिंदु, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी थी ए बी, मुख्य अक्ष पर कैसी वस्तु रखी थी, ए बी रखी थी। अब ए बी से एक प्रकाश की किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर निकली। जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किस फोकस से, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और क्या होगा, द्वितीय फोकस से चली गई। एक प्रकाश की किरण बेटा कहाँ से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। किससे, प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं, सीमान क्या होता है सी से प्रकाशित करते हैं। प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है। आपको पता है प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो बेटा ये क्या हुआ, बिना विचलित हुए, देखो ये सीधे निकल गई, बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। अब देखो जहां पे दोनों किरणें आपस में काटी वहां पर हमारी इमेज बन गई। बेटा ध्यान से देखिएगा, एक प्रकाश की किरण देखिए, ये तो हमारा होगा इतनी बात। एक बेटा जो हमारी प्रकाश की किरण है यहां से होकर जाती, देखिए ध्यान से देखिए, एक प्रकाश की किरण क्या यहां से, मतलब लेंस के फोकस से होकर जाती। तो एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं लेंस का प्रथम फोकस यहाँ है, इससे होकर, यही तो होता है प्रथम फोकस, तो यही होता है प्रथम फोकस, तो यही बेटा क्या होता है, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तो आपको हम कई बार बताए हैं, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो इससे भी ये क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये चली गई। आप कहेंगे सर ये आपने पहले क्यों नहीं बनाया था, आप तो वहीं पे ही काट रहे हैं। देखो पहले बेटा इसलिए हमने नहीं बनाया क्योंकि यदि आप चाहें तो पहले ही बना सकते हैं, यदि चाहें तो तीनों किरणों को हम पहले ही बना सकते हैं। बात समझ पा रहे, यदि हम चाहें तो तीनों किरणों को हम पहले ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको दो किरणों से प्रतिबिंब बनना था, इसलिए हमने बना के पहले ही आपको दिखा दिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं बिंदु हमारा ई है और इसको मान लेते हैं बिंदु हमारा एफ है। यानी कि जहाँ पे किरणें से काट यहाँ से होकर गुजरी और मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। यानी कि आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तर लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, और फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, प्रथम फोकस से आने वाली या किसी भी फोकस से आने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसी को हम प्रथम फोकस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस को हम प्रदर्शित कर लेते हैं। ध्यान से, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी बेटा कितनी होती है, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी बेटा कितनी होती, F1। ये तो आप पहले से जानते हैं, F1 होगा। और प्रकाशिक केंद्र वस्तु के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी U होती। लेकिन बेटा हमको वहाँ से ज़रूरत नहीं, प्रकाशिक केंद्र वस्तु से के बीच की दूरी हमको ज़रूरत नहीं। हम प्रथम फोकस तथा वस्तु के बीच की दूरी को हम x मान लेंगे। क्या हमने कहा, प्रथम फोकस तथा वस्तु के बीच की दूरी कितनी मान लेंगे हम, x। x क्या, x मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, बात समझ में आई। प्रथम फोकस तथा वस्तु के बीच की दूरी हमने x1 मान लिया। इसी प्रकार सेम इधर भी प्रदर्शित कर लेते हैं, ध्यान से समझो। प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, F2। तो यहाँ तक बेटा हमारा कितना हो गया, F2 हो गया ये, ठीक। और F2 से यानी कि द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बेटा हम मान लेते हैं x2।
द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम बेटा मान लेते हैं x2। बी छोटा सा लिख दिया, ये x2 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो रहा है? ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले क्या किया हमने, एक उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस पर बाईं ओर एक वस्तु ए बी रखी, इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो दर्पण से जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। एक प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है? प्रथम फोकस से होकर जाती है, और फोकस से या प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीनों किरणें जहाँ पे आपस में काटी वहीं पे हमारी इमेज बन गई। हमने बताया था कि इमेज प्रतिबिंब बनने के लिए मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। 2 किरणें नहीं तो आपकी इमेज नहीं बन सकती। ये कंप्लीट चित्र पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र हुआ। जाके बना लो बेटा फटाक से। बन गया बेटा? मुझे उम्मीद है आपने चित्र बना लिया होगा। लैंग्वेज लिखते हैं बेटा, कैसे लिखोगे? माना एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 व f2 है। माना एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 व f2, क्योंकि लेंस में 2 फोकस दूरी होती। तो क्या माना एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 व f2 है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु AB रखी। क्या बेटा? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु बेटा कौन सी रखी है? बोलो, एक वस्तु कौन सी रखी? AB रखी है। जिसका क्या होता है? जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक। और एक चीज ध्यान देखो, वस्तु की लंबाई की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वस्तु की लंबाई को हम ओ मान लेते हैं। आपको पता है क्या वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट कहते हैं कि नहीं? इसीलिए ओ से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिबिंब जो है उसके बीच की दूरी बेटा हम आई मान लेते हैं, क्योंकि इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। इसके लिए इसके बीच की दूरी कितनी? आई हो गई। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर क्या लिखोगे? प्रथम फोकस से वस्तु के बीच की दूरी x1, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी x2 है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं। माना एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, इनकी दूरियां दिखा देंगे। तीन बात क्लियर होगी। फिर क्या लिखो? प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी x2 है। ठीक, लिख लेते हैं। लैंग्वेज फटाक से लिखिए बेटा, साथ ही में लिखिए। माना एक उत्तल लेंस, माना एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 व f2 है। माना एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 व f2 है। लेंस के, किस लेंस के? उत्तल लेंस के। लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु AB रखी है। एक वस्तु कौन सी रखी बेटा? AB रखी है, जिसकी लंबाई बेटा कितनी है? O है। इसकी लंबाई O है। जिसका प्रतिबिंब बेटा चित्र को देख के ही लैंग्वेज लिखी जा रही है, तो बहुत कठिन नहीं है। जो सोच रहे हैं बहुत कठिन हो सर क्या लिखवा रहे हैं,
हमने 2-3 बार आपको बोल भी दी, बहुत आसान लैंग्वेज है, जिसका प्रतिबिंब कौन सा ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, लेंस के बेटे दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्या? ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है, जिसकी लंबाई आई है, जिसकी लंबाई बेटा कितनी आई है। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी कितनी बेटा x1, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। जो लिखा है, जो यहाँ लिखा है वो सारा चित्र में बना भी है, जो चित्र में बना वही लिखा गया। माना एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी या फोकस दूरियाँ लिख सकते हो, फोकस दूरियाँ लिख लो, ज़्यादा क्लियर लगेगा। दूरियाँ क्योंकि 2 है ना, फोकस दूरियाँ f1 व f2 हैं लेंस के मुख्य अक्ष पर। लेंस है ये, इसका मुख्य अक्ष है। लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु कौन सी रखी? ए बी रखी है, जिसकी लंबाई आपने ओ माननी थी, ठीक। जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखो लेंस के दूसरी ओर बनना, वस्तु इधर रखी, प्रतिबिंब उधर बन रहा। वास्तविक आपको पता है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वस्तु ऊपर की ओर रखी, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनना है, इसलिए उल्टा भी बनना है। बात क्लियर हुई? आगे जिसकी लंबाई आई तो आपने पहले ही मान लिया है। प्रथम फोकस यहाँ से प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी कहाँ गया? प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी? x2 है। ये आपकी कंप्लीट लैंग्वेज और कंप्लीट चित्र हुआ जाके। इसके बाद आपको प्रूफ करना है। देख कैसे करते, इतना लिख लो बेटा फटाक से। ओके बेटा, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तब करें बेटा, हट गए, स्टार्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं आप। तो बेटा आगे चलते हैं प्रूफ की ओर। आपको देखो ये पहले से पता है कि मुख्य अक्ष से कि प्रकाशिक केंद्र से बेटा, प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की जितनी दूरियां बेटा कैसी होती हैं? बोलो, ऋणात्मक होती हैं। और दाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं? सारी धनात्मक होती हैं। ये आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की दूरियां जितनी होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर की जितनी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, और प्रकाशिक केंद्र से ऊपर की जितनी दूरियां होती हैं वो भी धनात्मक होती हैं, और प्रकाशिक केंद्र से नीचे की जितनी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। ये आप लोगों को चीज़ पहले से ही बताई जा चुकी है। ध्यान से समझो बेटा। इसको समझने के लिए आपको देखो, सबसे पहले देखो ये आपको पता है CF1 पता है कितना, इसको लिख लेते हैं। उसके लैंग्वेज के नीचे उसको ये लिख लेंगे, CF1 बेटा कितना हमारा माइनस का F1 हो जाएगा, क्योंकि बाईं ओर है। CA कितना है? CA की ज़रूरत ही नहीं हमको ना, तो CA की ज़रूरत नहीं, तो CA नहीं लिखेंगे। कैसे? देखो F1A कितना हो जाएगा? F1A ये भी माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि बाईं ओर का है। इसी प्रकार इधर देखो, चलो इसको लिख लेते हैं पहले। CF2 कितना? CF2 कितना बेटा? F2 हो जाएगा, क्योंकि दाईं ओर इसलिए प्लस का हो जाएगा। और बेटा F2A डैश कितना बेटा?
F2 A डैश कितना X2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और दो चीज़ें बची उसको भी नोट कर लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा बेटा, ए बी हमारा O है, ठीक है, और A डैश B डैश कितना हो जाएगा हमारा I। इतनी बात क्लियर हो गई। A डैश B डैश हमारा कितना बेटा हो जाएगा I, A डैश B डैश बेटा हमारा कितना हो गया I होगा। तो ये 6 चीज़ें आपको नोट करनी है पहले। अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं, वही पुराना खेल, कौन सा, समरूप वाला। आपको देखो बेटा दिखाई पड़ा होगा त्रिभुज, त्रिभुज ABF1, ABF1 दिखा बेटा, त्रिभुज ABF1 तथा त्रिभुज CFF1 समरूप हैं। और समरूप हैं, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, कई बार बता चुके, कई प्रूफ भी कर चुके, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। जो नए छात्र हैं वो तो वीडियो या तो देखें जाके पुराना, फिर भी मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ कि समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जब किसी या यदि किसी एक त्रिभुज के सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर होते हैं तो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। क्या, यदि किसी एक त्रिभुज के सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। कैसे, जैसे बेटा देखो ये हमने त्रिभुज लिया, वस्तु हमारी सीधी रखी, तो ये इतना बनना, ये भी देखो सीधा ही बनना, अच्छे सीधी, तो ये 90, ये 90 हो गया, हो गया कि नहीं, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये दोनों शीर्षाभिमुख है और आपको पता शीर्षाभिमुख आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, तो तीसरा कोण बेटा ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा समरूप है तो आपको पता है कि जब समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या है, आपस में बराबर होता है। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं CF अपान A डैश बी, AB, CF अपान AB लिख सकते हैं बराबर CF1 अपान CF1 अपान कितना F1A। क्या, पहले क्या लिखा, CF अपान AB संगत भुजा है, ये क्या होगा CF1 अपान F1A हो गया। इतनी कोई दिक्कत। अब देखो CF की आप पहले से वैल्यू निकाल चुके, कहाँ से, CF की वैल्यू आपने पहले से निकाली, CF बोलो बेटा, CF की वैल्यू नहीं निकाली, अच्छा AB की तो निकाली, चलो ठीक है, CF की वैल्यू नहीं निकाली तो ध्यान समझो, ये CF है आपका, अच्छा ये CF किसके बराबर होगा, A डैश B डैश के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये जो प्रकाश की किरण अपवर्तन हुआ था इसका, ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर है, जो समांतर यानी कि जितना CF होगा, और आपको पता दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है बेटा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, इसीलिए कितना जितना CF होगा उतना A डैश B डैश होगा, यानी कि CF के स्थान पर बेटा हम क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि CF बराबर किसके बेटा, CF किसके बराबर, A डैश B डैश के, तो जहां पे बेटा हमारा CF है उसके स्थान पर हम A डैश B डैश यूज कर सकते हैं। लिख लो बेटा, तो A डैश B डैश अपान AB इक्वल टू CF1 अपान F1A। ठीक, तो बेटा ध्यान से AB हमारा A डैश B डैश कितना बेटा I है, यहां से भी देख लो A डैश B डैश कितना I, तो I यूज कर लेते हैं, और यहां हमने लिख भी दिया था बटे AB कितना बेटा हमारा, AB कितना O, यहाँ पे भी लिखा कितना O, तो O हो गया कितना, निकल ध्यान से देखिए बेटा, जो हमारा A डैश B डैश I है निकल कैसा होगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि क्या मुख्य अक्ष के नीचे, इसीलिए माइनस का हो जाएगा I, मुख्य अक्ष के नीचे इसीलिए क्या लिखेंगे, माइनस का I रखेंगे, यहाँ भी लिख लीजिएगा। CF1 कितना बेटा, CF1 माइनस का F1 हो गया, और F1 ये कितना बेटा, F1A माइनस का X1, माइनस कैंसिल बेटा, देखो तो क्या बचा, माइनस का I अपान O बराबर F1 X1 ना, आप दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस था, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको प्लस मानते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम I अपान O इक्वल टू
माइनस का F1 x1। ठीक है, इतनी बात समझ में है कि नहीं। और आपको पता है चूंकि कल आपको पढ़ाया था रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता था, I अपान ओ होता था। तो जहाँ पर बेटा I अपान ओ, उसके साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, m बराबर। तो m बराबर बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का F1 अपान x1। इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। बेटा नोट कर लो फटाक से इसको। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। रब करें बेटा। अब देखो इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा बेटा, हमको सिर्फ लास्ट इक्वेशन की जरूरत उसी को रख रहे हैं, बाकी सब रब कर दे रहे हैं। तो ये हमारा F1 था और यहाँ पे कुछ रफ हो चुका है, ये B था यहाँ पे। ठीक, आप देखो बेटा त्रिभुज आपको दिखाई पड़ा होगा, त्रिभुज CEF2 दिखा, CEF2 तथा त्रिभुज बेटा A', B', समरूप हैं। क्या है, CEF2 तथा त्रिभुज A', B', कैसे समरूप है। देखो ये 90 एक तरीके से, ये भी 90, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो गया जाके, ये शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर, यानी कि ये संगत कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। तो ये बेटा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से क्या ले सकते हैं, A', B', ये हमारा A', B' होगा, ये A', B' अपान कितना हो जाएगा, CE। A', B' अपान CE संगत भुजाओं का रेशियो जो होता है, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। इसीलिए A', B' अपान के लिख सकते हैं CE इक्वल टू क्या, F2A' अपान CF2 देखो क्या, A', B' अपान CE इक्वल टू F2A' अपान CF2 हो गया। ठीक है, आप ध्यान समझिए, A', B' अपान CE है, तो देखो बेटा CE कहाँ गए, CE देखो CE को बेटा हम AB लिख सकते हैं, ना, CE को बेटा हम AB लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये समांतर रेखाएं हैं और आपको पता है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल होती है, इसीलिए जितना CE होगा उतना ही AB होगा। इसीलिए हम यहाँ लिख लेंगे, चूंकि डेट से लिखते रहें बेटा, क्या CE बराबर इक्वल टू कितना, AB। तो जहाँ पे CE है हम वहाँ पे AB यूज कर लेंगे। तो A', B' इक्वल टू बेटा कितना, C के साथ कितना यूज करेंगे, AB। तो AB इक्वल टू F2A', तो ध्यान से देखिए F2A' कितना, x2, यहाँ भी देख लो F2A' कितना, x2, तो बेटा x2 हो गया अपान CF2, तो CF2 यानी यहाँ भी देख लो CF2 कितना, F2 प्लस का, तो F2 हो गया। ठीक, यहीं पे हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। अब देखो A', B' आपका कितना है, A', B' आपने कितना, माइनस का I अपान AB कितना बेटा, O, तो हमने O लिख लिया। A', B' कितना, माइनस का I और AB कितना, O, बराबर x2 F2 हो गया। देखिए इसमें भी वही कंडीशन, दोनों पक्षों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि I अपान O इक्वल टू माइनस का x2 F2 हो जाएगा, माइनस का x2 F2 हो जाएगा। इतनी बात दिखी कि नहीं दिखी। अब देखो I चूंकि वही लिखो, चूंकि m बराबर बेटा क्या होता है, I अपान O होता है, इसलिए I अपान O के स्थान पे हम m को यूज कर लेंगे। तो m बराबर बेटा कितना हो गया, माइनस का x2 अपान F2। इक्वेशन नंबर बेटा हमारी 2 हो गई। यहाँ तो बात क्लियर हुई, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, यदि है भी तो तुरंत आप बेटा कमेंट करिए। दोस्तों आप शेयर करते रहिए।
मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। बस थोड़ा बचा, बस घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रूफ बचा और तो देखिए बेटा हमारे पास दो इक्वेशन बनी जाएगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या बेटा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 ये होगा, समीकरण 2, समीकरण 1 का LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर हो गया। समीकरण 1 का LHS बराबर, समीकरण 1 व समीकरण 2 के LHS आपस में बराबर तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। इसीलिए क्या करें जाएगा, यानी कि ये बराबर तो ये भी बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का F1 x1 इक्वल टू माइनस का F1 अपान x1 इक्वल टू माइनस का x2 अपान F2, माइनस का F1 अपान x1 इक्वल टू माइनस का x2 अपान F2। ओके, माइनस माइनस का कट गया, दोनों साइड में था, तो बचा क्या जाके F1 अपान x1 इक्वल टू x2 अपान F2। तो फाइनली रिजल्ट बेटा हमारा आया जाके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये कितना हो गया, F1 F2 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो x1 x2। ये हमारा फाइनली रिजल्ट आया जाएगा पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र बेटा। ठीक है, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, इसको लिख लेंगे। उपरोक्त समीकरण को पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र कहते हैं। क्या, उपरोक्त समीकरण को, यानी कौन सी, F1 F2 बराबर x1 x2, उपरोक्त समीकरण को पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र कहते हैं। यानी कि दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल तथा प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी व द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के गुणनफल जो होता है, बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या हमने कहा, दोनों फोकस दूरियों का जो गुणनफल होता है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यही न्यूटन साहब ने सूत्र दिया था पतले लेंस के लिए, और ये सिर्फ पतले लेंस के लिए ही कार्य करेगा। पतले लेंस के लिए ये सूत्र दिया था कि F1 F2 बराबर x1 x2, यानी कि F1 क्या है, प्रथम फोकस दूरी, x2 क्या, द्वितीय फोकस दूरी, x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा x2 क्या है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कहीं पे भी इस प्रूफ में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो तुरंत दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, आपका भाई उस कमेंट को ज़रूर रीड करेगा और आपका उस कमेंट को रीड करके आपको जवाब बहुत ज़रूर देगा आपका भाई। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू ए लॉट दोस्तों।